हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज क्या करना है, आज जो चैप्टर्स हम पढ़ा रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस, तो उसको हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है एक्सक्रीशन क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, अमोनिया कैसे बनता है, अमोनिया पुनः यूरिया में कैसे कन्वर्ट होता है, यूरिया यूरिक एसिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सक्रीटेड आउट करता है, रिलीज आउट करता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोगों ने इसके बाद बेटा जी किडनी के लोकेशंस के बारे में पढ़ा। किडनी कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट डॉर्सल साइड पे होता है। उसकी बात भी मैंने कर लिया था। मैंने किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था कि आउटर पोर्शन जो होते हैं उसके वो कॉर्टेक्स होते हैं, और इनर पोर्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेडुला होते हैं। इसकी बात भी हो गई थी। मैंने बात किया था किस प्रकार से बहुत सारे मेडुलरी पिरामिड जो हैं वो ओपन अप होता है एक छोटी सी डक्ट में, जिसे हम क्या कहे थे? माइनर कैलिक्स कहे थे, सिंगुलर होता है। और माइनर कैलिक्स जो है वो ओपन अप होता है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स ओपन अप होता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस फाइनली यूरेटर में ओपन अप होता है, और वो फाइनली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को कलेक्ट करता है ना। यहाँ तक हम बात कर लिए थे। इसके बाद हम बताए थे कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में, दो मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का रीजन एंट्री किया हुआ होता है, उसे हम रीनल कॉलम कहेंगे, या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, या कॉलम ऑफ बर्टिनी हम फाइनली कहते हैं, है ना। चलिए आज मैं बात करता हूं कि ह्यूमन किडनी का फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन किडनी, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का फंक्शंस क्या है ना बेटा जी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो रहते हैं। तो सबसे पहला फंक्शंस जो होंगे, सबसे फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो होगा रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ब्लड से हम रिमूव करते हैं वेस्ट को। इसमें कौन कौन से होगा? एक क्या होगा बेटा जी? एक यूरिया होगा, और दूसरा क्रिएटिनिन होगा, है ना बेटा जी। ये दोनों वेस्ट जो है ये क्या होते हैं बेटा जी? ये रिलीज होते हैं ब्लड से। किसके द्वारा? तो किडनी के द्वारा रिलीज होता है ना। दूसरा फंक्शंस अगर आप देखते हैं तो बेटा जी रिमूवल ऑफ ड्रग्स, रिमूवल ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, है ना। ब्लड से जितने भी ड्रग्स खाते हैं, पैरासिटामोल्स खाते हैं या जो भी खाते हैं बेटा जी, ड्रग्स जो है वो क्या होता है? अगर आप ड्रग्स खाते हैं तो पहले कहाँ जाता है बेटा जी? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, है ना। अगर ये अगर आप टैबलेट लिए, है ना, तो कहाँ जाता है? पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ चले जाते हैं बेटा जी? डाइजेस्टिव सिस्टम से वो कहाँ आता है? ये लीवर है ना बेटा जी। ये क्या है? लीवर में है। तो यहाँ से कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है ना। लीवर में क्या होता है? वहां पे फिर उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, और फाइनली यहाँ से कहाँ चला जाता है बेटा जी? ये चला जाता है आपको किडनी में, है ना। ये यहाँ से किडनी में चला जाता है, और किडनी से फाइनली ये कहाँ चले जाते हैं? ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और फाइनली वहां से क्या होगा? यूरेथ्रा होते हुए बाहर रिलीज आउट होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी अगर हम इनटेक करते हैं मेडिसिन, मेडिसिन पहले कहाँ जाता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, वहां से पुनः उसे लीवर में भेज दिया जाता है ब्लड के द्वारा, और लीवर में डिटॉक्सिफाई करके उसे फाइनली जो रिमूव आउट होता है वो कहां से किया जाता है बेटा जी? किडनी से किया जाता है। तो किडनी का ये भी रोल है कि ड्रग्स जो भी हम खाते हैं उसको क्या होता है? बाहर रिलीज आउट किया जाता है। ये दो फंक्शंस हो गए, आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया कॉपी।
अब अगर देखेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखेंगे ये थर्ड फंक्शंस है ना, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है? तो रेगुलेटरी फंक्शंस जैसे है कि ये क्या करता है बेटा जी, ये हमारे बॉडी में आयंस को रेगुलेट करता है ना। रेगुलेशन ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन इन ब्लड में ये क्या करता है, आयनिक कंसंट्रेशंस को क्या करता है बेटा जी, ये मेंटेन करता है ना, आयनिक कंसंट्रेशंस को मेंटेन करता है। दूसरा में वाटर कंसंट्रेशंस का है ना, रेगुलेशन ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में ज्यादा वाटर हो गया बेटा जी, जितना रिक्वायरमेंट्स था उससे ज्यादा वाटर है तो किडनी क्या करेगा, उसे बाहर रिलीज कर देगा। अगर कम वाटर है ना, बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो यूरिन से वो रीअब्जॉर्ब कर चुरा लेगा। देखेंगे, हम पढ़ेंगे, यदि तो है कि ज्यादा वाटर है तो बाहर सुसु के द्वारा निकाल देगा। अगर कम वाटर है तो बॉडी क्या करता है, उसे अपने यूज के लिए क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। और तीसरा काम है बेटा जी कि ये क्या करता है, पीएच ऑफ ब्लड को भी मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच ऑफ ब्लड को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्या करता है बेटा जी, रेगुलेट करता है। कितना होता है, 7.4 है ना। आप जानते हैं बेटा जी, अगर ब्लड में H+ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच घट जाएगा, लो हो जाएगा, तो क्या होता है, उसे बाहर रिलीज आउट करा दिया जाता है। अगर कम है तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दोनों फंक्शंस होते हैं, मतलब ये क्या करता है, पीएच को भी मेंटेन करता है। तो रेगुलेटरी एक्शंस 3 हमें याद रखना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एकदम से इसे क्या करेंगे हम बेटा जी, ये इसे हम मेमोराइज कर लेंगे। और चौथा फंक्शन जो है ये क्या है बेटा जी, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यूज होता है ना। क्या होता है, एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या करता है बेटा जी, इंडोक्राइन एक्टिविटी भी इसका होता है ना। जैसे आप देखेंगे, हालांकि मेन ये काम नहीं है ना, ये जो है ना ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएटिन। ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स आरबीसी प्रोडक्शंस में बेटा जी, आरबीसी प्रोडक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम पढ़ेंगे ब्लड तो उसमें हम बताएंगे कि हमारे बोन के अंदर रेड बोन मैरो में ये एरिथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी, आरबीसी को मैच्योर करने में। क्योंकि ह्यूमंस आरबीसी जो होते हैं वो न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है बेटा जी, इन्यूक्लिएटेड होते हैं, तो उसके मैच्योरिटी में इस हार्मोन्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये कहाँ से रिलीज होता है बेटा जी, ये हमारा किडनी अगर है तो किडनी से ही ये हार्मोन्स जो है वो बाहर रिलीज आउट होता है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा एम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल लीवर में बना है वो ब्लड के द्वारा धीरे धीरे किडनी में आया है, और किडनी का काम क्या है, वो सारे वेस्ट को बाहर रिलीज आउट कराना। और जो फंक्शंस मैंने बताया, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स हो या फिर आयन बैलेंस हो, वाटर बैलेंस हो, है ना, और जो रेगुलेटरी फंक्शंस है वो सारे काम कौन करता है,
आपके किडनी करता है। तो जो ब्लड लेके आ रहा है, ब्लड के पास ही यूरिया है जिससे हमें क्या करना है, बाहर रिलीज करना है। तो अब हम अगर ह्यूमंस किडनी को देखेंगे तो अब हम बात करते हैं कि चलो ये अगर किडनी है ना, ये अगर किडनी है तो ये तो एक फैक्ट्री है ना, ये क्या है, ये एक फैक्ट्री है जहां पे यूरिया को एलिमिनेट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा फ्रॉम ब्लड। अब क्या है, इसके अंदर भी जो है ये छोटे 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 फैक्ट्री है। उस छोटे फैक्ट्री को क्या कहते हैं, वो छोटे फैक्ट्री को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। ये नेफ्रॉन क्या होता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, यूरिन बनते हैं और फाइनली यूरिन बन बन के और वो जो है कहाँ जाते हैं बेटा जी, ये पूरे बॉडी में, सॉरी वहां से रिलीज आउट होके और ये यूरिन होते हुए बाहर बॉडी से निकल जाते हैं। तो नेफ्रॉन्स, और ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं ईच किडनी। कितने होते हैं बेटा जी, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पर किडनी। 1 मिलियन में कितना होते हैं बेटा जी, 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 10 लाख। मतलब ये क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा जी, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है इपिथीलियम टिश्यू का। किसके बने होते हैं बेटा जी, इपिथीलियम टिश्यू के। अगर टिश्यू की अगर हम बात करें थोड़ा सा, अगर देखिए इसको आप नोट कर सके तो नोट कीजिए। मतलब एक बड़ा फैक्ट्री किडनी हुआ और किडनी के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्री होते हैं, उस छोटे से फैक्ट्री को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब नेफ्रॉन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये नेफ्रॉन एक नहीं, 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी होता है, प्रत्येक किडनी। मतलब टोटल कितने हो गए, 2 मिलियन हो गए। और 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नेफ्रॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, है ना। अब आप देखेंगे ये जो नेफ्रॉन है बेटा जी, है ना, ये जो नेफ्रॉन है इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं। एक होते हैं ग्लोमेरुलस, ये क्या है अभी जस्ट हम बताएंगे। और एक होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बोमेन्स कैप्सूल, इसके अंदर होते हैं पीसीटी, जिसको क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और क्या होता है, लूप ऑफ हिंडलेज और डीसीटी, इसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना बेटा जी। ग्लोमेरुलस एक होता है ना। अब ग्लोमेरुलस किसके बने होते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज का इफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल का बना हुआ एक गुच्छा होता है ना, जिस गुच्छा को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल जब दोनों बनते हैं तब उसे हम मल्पेगियम कर्पसल्स या रीनल कर्पसल्स कहते हैं या मल्पेगियम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हम बताएंगे आगे चल के। आप इसको लिखिए, फिर हम एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं नेफ्रॉन का, है ना। मिटाएं। अब देखिए ये जो अब एक गुब्बारा है ना। अगर ये अगर गुब्बारा है बेटा जी, ये बैलून है,
बलून में छोटा सा हवा थोड़ा कम कर दो। अब इस पे आप ऐसे करके आप पंच करो। पंच करेंगे तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स बन गया, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन गया, है ना। अब यहां से ये हो गए, है ना। अब यहां से क्या है, ये इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर्स ट्यूबुल्स का बाहर आएगा। ये आ गया, ये आ गया, है ना। और यहां से आप देखेंगे कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आ गए। और यहां से आप देखेंगे कि ये वाइडर पार्ट आ गया, ये, और यहां से ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना बेटा जी, इसे क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं, पीसीटी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, चूंकि ये नीचे आ रहा है तो इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, है ना बेटा जी। ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है तो इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, है ना बेटा जी। और ये जो है इसको हम डीसीटी कहते हैं। चूंकि ये बोमेंस कैप्सूल के बहुत नजदीक है इसलिए इसको प्रॉक्सिमल पीसीटी कहते हैं। ये नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और ये क्या है बेटा जी, ये लूप ऑफ हेनले है ना, लूप ऑफ हेनलेज, है ना बेटा जी, साइंटिस्ट के नेम पे है। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या होते हैं, एक होते हैं बोमेंस कैप्सूल, एक होता है पीसीटी, एक होते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, एक होते हैं असेंडिंग लिम्ब, और क्या होते हैं, एक होते हैं डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो इसके पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे रीनल ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स आके ओपन अप होता है। ये तो बात हो गई रीनल ट्यूब्यूल्स की, है ना। ये किसकी बात हो गई, रीनल ट्यूब्यूल्स की, है ना। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस कैसे बनते हैं, और ग्लोमेरुलस के बाद बोमेंस कैप्सूल दोनों मिलके किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। अब देखो एक्चुअली क्या है कि ये ब्लड आ रहा है ना, ये ब्लड आ रहा है। अब ब्लड आकर के इसमें इस प्रकार के क्वाइल बनाता है ना बेटा जी, इस प्रकार के क्वाइल बनाता है, और फाइनली यहाँ से इस प्रकार से वो बाहर रिलीज होता है। इसका रेडियस क्या होता है बेटा जी, इसका रेडियस ज्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल, है ना बेटा जी। और इसको क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल, है ना। ये ब्लड कैपिलरीज है, यहीं पे क्या होना है, यहीं पे फिल्ट्रेशन होना है ना। तो ये जो होते हैं, अब ये जो है इसे ही हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, इसको क्या कहते हैं, ये टोटल, है ना, एफरेंट ग्लोमेरुलस क्या है बेटा जी, आप कहेंगे एफरेंट आर्टेरियोल प्लस इफरेंट आर्टेरियोल प्लस कैपिलरीज। ये सारे हैं बेटा जी, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, है ना, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, इसे बेटा जी क्या कहते हैं, मल्पिगियन बॉडी कहते हैं। मल्पिगियन बॉडी कहते हैं या रीनल कर्पसल्स कहते हैं।
मल्टीपिगियल बॉडी या रीनल कर्पसल्स का दिखाई पड़ रहा है, देखो तो जरा, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए मैं इसको बताता हूं। ये जो है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट हो गया जिसमें ग्लोमेरुलस प्लस बोमेस कैप्सूल है ना बेटा जी, इसे हम क्या कहते हैं, मल्पिगियन बॉडी या रीनल कार्पसल्स कहते हैं। ये नीट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है टर्म, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हुए, क्या क्या हुए बेटा जी, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेडले में डिसेंडिंग असेंडिंग, पुनः क्या है डीसीटी, है ना। यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके एंट्री करता है, अब ब्लड लेके एंट्री करता है, फिर क्वाइल करता है, और क्वाइलिंग के बाद जो है जो यहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली बेटा जी देखिए, यहाँ से ये लेके आया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया को रिमूव करने के लिए, है ना। लेकिन आपको देखेंगे आगे चल के हम समझाएंगे कि यहाँ पे यूरिया तो निकल आया है ना, यूरिया तो फिल्टर हो गया है, बट ऑक्सीजन नहीं दे पाया है। इसलिए ऑक्सीजन देने के लिए पुनः आगे चल के देखेंगे कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही बनाएगा। क्या बनाएगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही बनाएगा। एफरेंट जो ए से स्टार्ट होता है बेटा जी, इसके रेडियस बड़ा होते हैं, और पतली ई, याद रखना है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के क्या होते हैं, यहाँ पे जो है रेडियस बहुत छोटा होता है, ताकि इस पे प्रेशर बन सके फिल्ट्रेशंस के लिए। आगे चल के और भी बात हम बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पे फिल्ट्रेट बनते 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 यहाँ होते 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 क्या होता है, ये फाइनली एक डक्ट में कलेक्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और डक्ट फाइनली ओपन होता है कहाँ पे बेटा जी, वो फाइनली ओपन होता है पिरामिड ऑफ मेडुलरी पिरामिड में। और मेडुलरी पिरामिड से जो है हम जानते हैं कि माइनर कैलिक्स, माइनर से मेजर कैलिक्स, मेजर से रीनल पेल्विस, और फाइनली यूरेटर होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े 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 करके जो है क्या होता है, जमा यूरिन को किया जाता है ना। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखेंगे, अब एक्चुअली क्या देखना है कि जो ये नेफ्रॉन्स हैं, है ना, तो पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस हो गए और रीनल ट्यूब्यूल्स हो गए, ये कलेक्टिवली इसे हम नेफ्रॉन कहेंगे। अब नेफ्रॉन में हमें देखना क्या है कि कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन से टिश्यू लगा हुआ है ना। टिश्यू में जैसे आप अगर टिश्यू की बात करेंगे, है ना, टिश्यू की आप अगर टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू कितने तरह के होते हैं, टिश्यू 4 तरह के होते हैं, है ना बेटा जी। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के टिश्यू होते हैं। कौन कौन होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू, है ना। आप हिस्टोलॉजी में पढ़े होंगे, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब इसमें जानते हैं बेटा जी, अगर इस तरह के सेल्स जो है एग्रीगेट है इस प्रकार से, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम। अगर कोई सेल ऐसे है, क्यूब टाइप का है बेटा जी, अगर क्यूब टाइप का सेल अगर है ना, तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे ना।
अगर कोई सेल इस प्रकार से पिलर लाइक है ना बेटा जी, क्या है, अगर ये पिलर लाइक है तो इसे क्या कहेंगे, कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलमनार एपिथेलियम। इसी तरह आप जानते हैं कि अगर ये क्यूब रूप से है, अगर इस पे इस प्रकार से बेटा जी सीलिया है ना, तो क्या कहेंगे, सीलिएटेड, है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। और इसमें भी क्या कहेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या कहेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर आप देखेंगे यहां पे, अगर ये साइटोप्लाज्मिक इस प्रकार से है ना, इसको क्या कहेंगे बेटा जी, इसको कहेंगे माइक्रोविलाई। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस अगर है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, है ना, हालांकि ये क्या होते हैं, ये बेटा जी क्या होते हैं, सिलेटेड जो होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने के लिए होता है ना, लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें तो मूवमेंट होती नहीं है। तो कोई सब्सटेंस को अगर यहाँ से बेटा जी एब्जॉर्ब करना है या फिर आप बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पे ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो अगर इस तरह से है तो क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस तरह से शेप एंड साइज के आधार पर हम एपिथेलियम टिश्यू को अलग अलग बांटते हैं कि अगर एकदम से डिफ्यूजन्स करना है, सब्सटेंस को अगर बेटा जी डिफ्यूज करना है, तो वो वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम होगा। अगर क्यूब अगर है वहाँ पे लेयरिंग क्यूब का बना हुआ है, कवर बना हुआ है, तो क्या कहेंगे कि बॉयडल एपिथेलियम। वही अगर पिलर लाइक सेल अगर है तो वहाँ पे क्या कहेंगे, कॉलमनार एपिथेलियम। अगर वहाँ पे सीलिया लगा हुआ है तो सीलिएटेड कहेंगे। अगर वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस है तो उसे क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, है ना। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसकी ये कहाँ पे एक्चुअली ये देखना पड़ेगा कि जो नेफ्रॉन्स बना हुआ है, नीट के क्वेश्चन से यहाँ से निकलते हैं, नेफ्रॉन जो बना हुआ है किस एरिया पे कौन से एपिथेलियम्स जो है वो लगे होते हैं, ताकि उसको वो फंक्शंस को पूरा कर सके, ठीक ना। चलिए कॉपी कीजिए इसको। भाई मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा क्वालिटी कमज़ोर है, बस धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। बस आपको मैटर समझना है कि फर्स्ट क्लास है, ये मेरा तीसरा क्लास है, अभी थोड़ा थोड़ा कम देर का पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे की क्लास लेता हूँ। बाद में अगर आप कहोगे तो मैं ड्यूरेशंस को बढ़ा दूंगा, है ना। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं इस प्रकार का, ये जो है ना बेटा जी, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स की अगर आप बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। मिटता भी नहीं है भाई, सही से वाटर आ जाता है इस पे, लिखने में भी प्रॉब्लम होता है यार। सूखता ही नहीं है। अब देखिए, क्यों नहीं आते भाई, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। आप देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स अगर है नेफ्रॉन का,
यहां से क्या आया, ये खराब हो गया। अब देखो ये क्या है, ये है वुमेन्स कैप्सूल। क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लगे होंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या लगे होंगे बेटा जी, स्क्वामस इपिथीलियम। यहाँ पे स्क्वामस इपिथीलियम होंगे। अब ये क्या है, ये बेटा जी पीसीटी है। तो पीसीटी में जो है सेल जो होंगे, अब ये इस प्रकार से सेल होंगे और यहाँ पे इस प्रकार से इसके जो है ये क्या होंगे, ब्रश बॉर्डर के वाइडल इपिथीलियम। याद रखना है पीसीटी में क्या होगा, ब्रश बॉर्डर की वाइडल इपिथीलियम। अब देखिए यहाँ पे, अब लूप ऑफ हेरिले में, लूप ऑफ हेरिले में यहाँ पे क्या होंगे, डिसेंडिंग लिम्ब है ना बेटा जी, इधर भी डिसेंडिंग लिम्ब है ना, इधर भी डिसेंडिंग लिम्ब है। तो यहाँ क्या होगा, स्क्वामस इपिथीलियम के सेल्स यहाँ पे लेयरिंग करेंगे, है ना। अब यहाँ पे कौन सा सेल होगा, यहाँ पे जो ये सेल जो होंगे ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम। कहाँ होगा बेटा जी, डीसीटी में होंगे, है ना। और ये क्या है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। तो आप देखेंगे कि ये जो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो आप जानते हैं कि इफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ पे क्वाइलिंग होगा और क्वाइलिंग होने के बाद यहाँ से क्या होगा बेटा जी, ये इफरेंट आर्टेरियोल और ये क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, है ना बेटा जी। और ये यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में स्क्वामस इपिथीलियम जो है होते हैं, वो सेल्स होते हैं। पीसीटी के जो कवर होते हैं, लेयरिंग होता है, उसमें कौन सा होता है, ब्रश बॉर्डर के वाइडल। तो सिंपल क्वेश्चन पूछता है बेटा जी नीट में कि पीसीटी में कौन से एपिथेलियम सेल्स के लेयरिंग होता है। तो आपको याद रखना है कि ये ब्रश बॉर्डर के वाइडल एपिथेलियम्स का बना होगा। यहाँ पे जो है लूप ऑफ हेरले में स्क्वामस एपिथेलियम होंगे और डीसीटी में सिंपल के वाइडल एपिथेलियम जो है वो पाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे बेटा जी नेक्स्ट, तो मैं आगे बात करूंगा कल। बहुत ओके एंड थैंक्स, धन्यवाद। कहाँ चली गई थी देखो फालतू में।